हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो कि हम जो प्लस टू लेक्चरर का प्रीवियस पेपर आया था जेके बाई जेके पीएससी की तरफ से, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हमने अब तक 3 पार्ट किए हैं और आज जो है फोर्थ पार्ट हम करेंगे। तो इससे पहले अगर आप जो बाकी क्वेश्चंस है 44 से पहले वो देखना चाहते हैं तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये कहता है नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल, इनमें से कौन नहीं है इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आता है जिसको हम स्ट्रक्चरली रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिस्टमेटिकली काम करते हैं, और अनस्ट्रक्चर भी कभी कभी होता है, हम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं या पहला ही लास्ट में, पहले लास्ट वाला पहले पूछो। सेमेस्टर स्ट्रक्चर भी हम कभी कभी करते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम देखेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 में आए। तो इसका पार्ट A आंसर बनेगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, गेट केसेस यूजिंग रेफरल्स फ्रॉम वन आर अ फ्यू केसेस, ठीक है। हमें केसेस यानी कि गेट सम केसेस, आपको केसेस मिले लेकिन रेफरल्स की वजह यानी आपने उसको रेफरल किया फ्रॉम वन आर फ्यू केसेस, ठीक है। द रेफरल्स फ्रॉम दोज केसेस एंड सो फोर्थ इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग। तो ये कौन सी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। क्या ये जजमेंटो होती है, पॉजिटिव होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जजमेंटो या रेफरेंस सैम्पलिंग होती है। तो इस रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इस रेफरेंस को आपको पता ही है, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। कौन सी रेफरेंस, जब हम नेटवर्क चेन बोलते हैं तो उसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसमें हम नेटवर्क ऑफ चेन रेफरेंसेस लेते हैं। तो इसका पार्ट C आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो फाइंडिंग आउट द सैम्पलिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इलास्ट्रेशन। आप हमें आउट करके दे दीजिए, यानी कि निकाल दीजिए क्या सैम्पलिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग, जो आपके पास नीचे इलास्ट्रेशन दिया गया है उसमें से निकालिए। आउट ऑफ 120 हाउसेज, यानी हमारे पास 120 हाउसेज, 8 वर सिलेक्टेड एंड दोज आर, इसमें से 120 में से हमने कितनों को सिलेक्ट किया है, 8, और वो 8 क्या है, 11 16 41 56 41 और 15 9, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये कौन सी रैंडम सैम्पलिंग, क्या है, रैंडमली उठाया गया है, सीधा कोई भी नंबर लिया गया है, यानी कोई भी हाउस लिया गया 120 में से। उससे पहले अगर हम देखेंगे क्या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड है या क्लस्टर सैम्पलिंग, क्या इसको पहले क्लस्टर्स में फिर इसमें से लिए गए हैं या स्ट्रैटिफाई किया गया, तो उसमें ऐसा हम देखेंगे। देखिए हमारे पास 120 दिया गया, हम इसको डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, वो आपका 50 निकलेगा, ठीक है। जब हम 150 निकलेगा तो 15 हम देखेंगे, आपके पास 1 है पहले, ठीक है। तो 11 हमारे पास है, अगर हम 11 को 15 ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, 26 बनेगा, और 11 को हम 15 से प्लस करेंगे वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा 26। तो 26 हमारा आ गया, फिर यानी 15 दोबारा से प्लस करेंगे 26 को तो वो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बनेगा कि 26 के बाद हम दोबारा से उसको 15 प्लस करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 41। तो इस तरह से, सॉरी सेकंड, वेट ए सेकंड, तो 11 हमारा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 27 आया है, तो 120 को हम डिवाइड 8 से करेंगे तो वो हमारा 15 बनेगा, ठीक है। तो 11 को हम अगर 15 प्लस करेंगे तो वो क्या बनेगा, 5 6 26, यानी 26 बन गया। तो 26 को हम दोबारा से 15 ऐड करेंगे 15, ये हो गया 1, ये हो गया 46, सॉरी हाँ ये बन गया 41। तो 15 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका 15 दोबारा से ऐड करोगे, 15 दोबारा से ऐड करोगे तो ये नंबर आपके निकल के आएगा। तो रैंडम तो ये बनेगा ही नहीं, स्ट्रैटिफाई भी ना हम इनको पहले नहीं कर रहे हैं, और क्लस्टर्स भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। क्लस्टर्स एक बड़ा सैंपल जब आपके पास होता है, आपको पूरे स्टेट में करना है, फिर स्टेट को आप डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को आप डिवाइड करते हैं विलेजेस में, ठीक है। तो वहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। तो ये हमारा बनेगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सीधा हम सिस्टमैटिकली नंबर उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 बनता है द रिजल्ट ऑफ ए केस स्टडी आर, जो हमारा रिजल्ट आता है हमारे पास केस स्टडी का वो क्या होता है, ठीक है। नॉट टू बी कंक्लूडेड, क्या हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, यस तो करते हैं, ये भी बनेगा। नॉट टू बी अंडरस्टूड, वो तो जरूरी है, हम जब केस स्टडी करते हैं हम उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं।
नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यस केस स्टडी में हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम कैमराज यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉट टू बी जनरलाइज्ड इसका आंसर बनेगा। केस स्टडी जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे होती है या पर्टिकुलर ग्रुप पे होती है, तो उसको हम जनरलाइज नहीं करते हैं टू पूरे पॉपुलेशन पे। यानी हमने 5-6 इंडिविजुअल उसको पे स्टडी की, केस स्टडी भी, तो उसको हम पूरे सोसाइटी पे जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरे दुनिया में नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट ए। चलते हैं 48 पे। 48 क्वेश्चन हमें क्या बताता है, हिंदू फॉलो क्रॉस कजन मैरिजेस, यानी कि हिंदू क्रॉस कजन मैरिजेस करते हैं। इन जनरल नो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज है, इसने इन जनरल कहा है। अगर इसने उनका नाम दिया होता है इन साउथ इंडिया देयर आर कम्युनिटीज हु आर फॉलोइंग, यस, तो इन जनरल इसने कहा है, तो ये गलत बनेगा। मुस्लिम्स फॉलो पार्लर कजन मैरिजेस, यस, तो ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। तो बोथ जो पहला है वो क्या है, वो फॉल्स है, और दूसरा जो है वो ट्रू बनेगा। तो 48 का डायरेक्ट पार्ट डी बनेगा आंसर, ठीक है। चलिए 49 को देखते हैं। 49 क्या कहता है, ये कहता है मैं 2011 के सेंसस के मुताबिक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंडिया। देखिए सिलेबस को जब हमने डिस्कस किया था, मैंने उसी टाइम आपको बोला था, अब तो एक तो आपको रिलीजन्स पढ़ने इंडिया के, उसके साथ साथ किस किस सोशोलॉजिस्ट ने काम किया, और उसके साथ साथ आपको डेटा देखना होगा, कि सेंसस का डेटा देखना होगा। तो पार्ट डी जो 49 हमारा आंसर है, ठीक है, उसका आंसर बनेगा बी 2.3 जो थी क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन थी। उसके बाद हमारा 50 आंसर जो क्वेश्चन नंबर 50 है, वो कहता है द न्यूली वेडेड कपल्स लिव्स विद द ब्राइड्स मदर। जब आप लड़की, यानी कि जब कौन सा लड़का लड़की के माँ के साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उससे कौन सी मैरिज, वो बनेगा डायरेक्ट मैट्रिलोकल, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पता होंगे ये सब, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। तो 51 जो आपका क्वेश्चन है, वो द बुक टोटम एंड टैबू इज, ये किसने कंट्रीब्यूट की है, तो ये हो गया हमारा सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड के लिहाज से इस पेपर में हमें 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है। एक तो उनके थ्योरी से आया था, और दूसरा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब हम देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 रीजन असर्शन कास्ट फॉलोज एंडोगेमी, यस कास्ट में एंडोगेमी होती है। वाइल क्लान फॉलोज एक्सोगेमी, क्लान एक्सोगेमी करता है, यस ये हो सकता है, ठीक है, तो ये ठीक है। Periphery and moieties are always have a common ancestors where one of the following, which one of the following is correct। और पेरिफेटरी जो और मोइट्री होती है, इनमें हमेशा क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। नहीं, पेरिफेटरीज आप याद रखेंगे, इनमें मिथिकल एंसेस्टर होते हैं, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर इनका नहीं होता है, ये अलग अलग से होते हैं। तो ये हमें क्या निकलेगा, ये हम गलत कर देंगे। तो पहला 1 इज ट्रू, ठीक है, तो यहाँ इसने बोथ ट्रू कहा है, बोथ आर एंड बी एंड ट्रू, 1 इज फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका पार्ट सी आंसर बनेगा 52 का। चलते हैं 53 पे। 53 हमें कहता है द कंसेप्ट ऑफ द सैक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये दुर्खेम का कंसेप्ट है, ठीक है। सैक्रेड यानी वो चीज़ें जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जो रिलीजन उनको बोलता है कि ये चीज़ सैक्रेड, और प्रोफेन जिनके साथ रिलीजन का टच होता है वो सैक्रेड होते हैं, जो आम चीज़ें दुनिया में होती है उनको प्रोफेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन डैश दैट इज ए चर्च दैट शेयर्स द सेम इथिकल सिस्टम, उनमें सेम इथिकल सिस्टम है, कैसा, एज द सेक्युलर सोसाइटी, जिस तरह से हमारी सेक्युलर सोसाइटी में है, एंड हैज कम टू रिप्रेजेंट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ये सोसाइटी के इंटरेस्ट्स को देखता है, ना कि एक सेक्शन को देखता है, यानी सभी के इंटरेस्ट सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एलिसिजा, पेंटिकॉस्ट, बेंथल या चॉर्लिट, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको एलिसेसा बोलते हैं, या एलिजा भी हम बोलते हैं। एस की साउंड जो है वो जड़ से निकलती है, ज साउंड वहां पे निकलती है, ठीक है, एलिजा। तो उसको हम असेंबली बोलते हैं। तो ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया था, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, अगर ये किसी को नहीं आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल। अब ये चीज़ें यहाँ याद रखिएगा, अगर ये दोबारा वहाँ पे आएगा तो बेंथल का मतलब होता है प्लेस ऑफ वारशिप, नेम ऑफ गॉड, ठीक है। और ये चीज़ें आप याद रखेंगे, उसके साथ साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 55 रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, ये आपको पता ही है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द मैक्स वेबर। ये देखिए, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करवाया था, वहाँ मैंने आपको कहा था आपको
जो थॉट पढ़ना होगा उसको कैसे अप्रोच करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है थॉट को पढ़ने में कि हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। जब वहाँ क्वेश्चंस आते हैं वो उनके बुक्स से आते हैं या सेइंग्स से आते हैं या उनके कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो क्वेश्चन नहीं निकलता है फिर, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट इथिक एंड सेपरेट ऑफ कैपिटलिज्म आपको पता ही होगा, ये मैक्स वेबर की एक फेमस बुक है, ठीक है। सो एंशंट रिलीजन, द रिलीजन ऑफ सोसाइटी, रिलीजन ऑफ चाइना भी इसने डिस्कस किया और रिलीजन ऑफ इंडिया भी इसने लिखा, याद रखा, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये दोनों इसने डिस्कस किए, रिलीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट बी, एंशंट रिलीजन, द रिलीजन ऑफ सोसाइटी। इसकी कोई बुक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या था, गांधीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द सर्वोदया प्रिंसिपल, ठीक है। गांधी ने एक मॉडल दिया था डेवलपमेंट जो सर्वोदया प्रिंसिपल पे मॉडल था। सर्वोदया प्रिंसिपल होता क्या है? सर्वोदया प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सर्वोदया एम्प्लॉयज द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सोसाइटी, ठीक है। तो अगर हमें अब यहां पे देखना होगा, हमें लग रहा है कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप यहां हमेशा कोशिश करेंगे बिकॉज लगाने की, ठीक है। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द सर्वोदया प्रिंसिपल बिकॉज सर्वोदया एम्प्लॉयज द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपसे कहा इस असर्शन और रीजन में आपके अपने भी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मेरा व्यू पॉइंट जो यहाँ है मैं जाऊंगा पार्ट ए के साथ, ठीक है। तो 57 का मैं पार्ट ए दूंगा, ठीक है। ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा 57 हो गया। चलिए चलते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या था? ये भी रिजर्व असर्शन था। ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लीड टू द मॉडर्निटी। आज इसी की जो एलपीजी मॉडल हम जिसे बोलते हैं एलपीजी, ठीक है। तो उसमें आज जो हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी डेथ हो गई, ठीक है। तो उनका ये मॉडल था इंडिया में जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। तो जो ये मॉडल था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमें कहाँ लेके जाता है? ये हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए लेके जाता है, टुवर्ड्स मॉडर्निटी लेके जाता है। एक रेनाउंड इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उनका बड़ा रोल रहा है यहाँ एफडीआई क्रिएट करने में, और इंडियन इकोनॉमी की जो अभी डेवलपमेंट है उसकी बेस जो थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी एलपीजी मॉडल में 1991 में, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू मॉडर्निटी। यस, मैंने आपको कल कहा था मॉडर्निटी के बारे में भी मैंने आपको बार बार पढ़ाया। इसका लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी किया, मॉडर्निटी एंड मॉडर्निटी बाय द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एज वेल एज द जो फॉरेन सोशियोलॉजिस्ट, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अगर आपको टाइम मिले उसको देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा मॉडर्निटी बाय आदिल सर, वहाँ आपको तीनों वीडियोस मिलेंगे। मॉडर्निटी बाय इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वो क्या कहते हैं मॉडर्निटी को, और मॉडर्निटी बाय सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, तीनों वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो मॉडर्निटी हम इसी को कहते हैं, साइंस जब साइंटिफिक दौर आता है, रीजन आता है, ठीक है, लॉजिक आता है, इंपेरिसिज्म आता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, तो इन चीज़ों को हम, डेमोक्रेसी आती है, इसी को हम मॉडर्निटी कहते हैं, मॉडर्न एरा। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मॉडर्निटी आती है। यस, जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ आएगी, उस यहाँ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वो यहाँ आएगी, उसको लिबरलाइज किया गया और प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो ये भी मॉडर्निटी होती है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थियरीज मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट्स ऑफ्टन सॉ ट्रेडिशन एज एन ऑब्स्टैकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट जो हैं वो कहते हैं जो ट्रेडिशंस हैं वो एक ऑब्स्टैकल, वो एक हिंड्रेंस बनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। यस, ये भी ठीक है। यस, कहीं कहीं जगह पे बनते हैं ये चीज़ें, जो वहाँ के ट्रेडिशंस होते हैं वो मॉडर्निटी को चैलेंज करते हैं, या वहाँ का रिलीजन जो होता है, या वहाँ के फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो रिलीजन को क्या करते हैं, वो मॉडर्निटी को चैलेंज करते हैं, रोकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा कहीं से भी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 58 का, मैं जाऊँगा पार्ट बी के साथ। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 59 empowers the state to make affirmative discrimination in the favor of women। ठीक है, affirmative discrimination हम किसे बोलते हैं? जब किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है या किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है, तो उसको हम बोलते हैं affirmative discrimination in the favor of women। तो ये आर्टिकल 15 बनेगा, इसका पार्ट बी आंसर बनेगा। फाइंड आउट द ऑड वन, तो इनमें से आपको ऑड वन निकालना होगा। विलियम जोन्स, मैक्स मिलर, गुरे और ए.आर. देसाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसमें हम देखेंगे, देखिए अगर आप गुरे के साथ जाएंगे, ये भी इंडोलॉजिस्ट है, उसके साथ साथ अगर आप विलियम जून्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो विलियम जून्स अगर आप देखेंगे तो इसने स्टैटिस्टिक सोसाइटी जो डेवलप की थी पहले,
तो पहले पहले जो थी वो इंडोलॉजी ही इंडिया में थी, कि इंडियन सोसाइटी को अगर आपको समझना, इंडियन इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर आपको इंडियन सोसाइटी को समझना होगा तो आपको इंडिया के पुराने टेक्स्ट समझने होंगे, जैसे मानु स्मृति, ठीक है, वेदास, इनको समझना होगा, पुराणास या उपनिषद, इनको समझना होगा, तो उसको हम इंडोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी इंडोलॉजिस्ट था, तो ये भी पहले थे, ये भी इंडोलॉजिस्ट आ गया, ठीक है। AR देसाई को आप सीधा बाहर निकालेंगे क्योंकि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव थे, तो मैक्स मिलर तो ऑलरेडी आ जाएंगे, तो इसका आंसर बनेगा पार्ट डी, इसका आंसर बनेगा, क्योंकि आड वन आपको निकालना है। देखिए जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कंसेप्ट इसको पढ़ो, टाइम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स और MCQs पे ज़ाया मत करो। यस, ऑब्जेक्टिव्स MCQs ज़रूरी है, उसमें 2 घंटे रखो, लेकिन स्टडी करो 6-7 घंटे। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा यू कैन नॉट डू। जब आप कंसेप्ट समझोगे, कंसेप्ट सारा सिलेबस कवर करोगे, तो वहां से खुद क्वेश्चन फिर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो लुई डूम इज रिलेटेड टू, लुई डूम किस किस के साथ रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 61। तो इसका हम देखेंगे, होमो हायरार्कीज भी इसी की है, ये भी तमिलनाडु में इसने स्टडी की है, स्ट्रक्चरलिस्ट भी है, ठीक है, मार्क्सिस्ट तो ये नहीं थे, और होमो इक्वल्स भी इन्हीं की थी। तो इनके 4 आंसर बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आउट हो जाएगा, तो थर्ड जब बाहर निकलेगा तो फोर्थ एंड फिफ्थ आएगा, तो पार्ट सी इनका आंसर बनेगा। ये बहुत ही ईजी है। उसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, शरीयत बोलते हैं। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 हुआ है, डिफरेंशिएटेड वेस्टर्नाइजेशन इनटू प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन एंड कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 हमें कहता है, आप हमें ये बताओ किसने ये डिफरेंशिएट किया था। तो आपको इसका पता ही है, क्वेश्चन नंबर 63, तो ये श्रीनिवासन का कंसेप्ट है, तो इसी ने इसको भी डिफरेंशिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, द सोशियोलॉजिस्ट हु एडवोकेटेड द अप्लाई डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल टू इंडियन सोशियोलॉजिकल स्टडीज, वो सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने एडवोकेट किया था डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मॉडल इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने में। तो आपको पता ही है यार, जैसे वो DP मुखर्जी, तो दोनों आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2-2 ऑप्शन हर किसी में रखेंगे, तो आपको तीसरे के साथ जाना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो पार्ट आपका आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड का है, पार्ट सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे ये कह रहा है, द प्रोसेस वेयर द लोअर कास्ट ट्राई टू इमिटेट द ब्राह्मणिकल कल्चर इज नोन एज। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ये MN श्रीनिवासन का कंसेप्ट है, संस्कृताइजेशन पार्ट ए, ठीक है, 65 का ए बनेगा। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी रिलीज नॉन ब्राह्मणिकल मैनिफेस्टो, उनका मैनिफेस्टो जो था वो नॉन ब्राह्मणिकल मैनिफेस्टो था। तो क्वेश्चन नंबर 66 का पार्ट सी बनेगा आंसर, ये जस्टिस पार्टी थी, ठीक है। आम आदमी पार्टी आपको पता है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट भी आपको पता है, तो ये जस्टिस पार्टी थी कि जस्टिस क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कहता है कि ये कुछ नाम दिए गए हैं फाउंडर्स और ये इनके मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे को पहला जो है वो जो फूले का है, तो वो तो आपको पता ही होगा, वो सत्यशोक समाज था। तो पहले का बनेगा पार्ट ए, का बनेगा पार्ट थर्ड, ठीक है। तो 2 जो हमारे हैं एनी बीसेंट, तो इनका थियोफिलासफिकल सोसाइटी था, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे थे थर्ड पे नारायण गुरु, तो इनका SNDP मूवमेंट था। तो इसका सीधा आंसर निकलेगा पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 67 का पार्ट सी आंसर बनेगा। तो उसके साथ साथ चंपारण जो मूवमेंट हुआ था वो आपको पता ही है, वो आप याद रखें 1970 से लेकर 1980 तक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके साथ साथ आपको याद रखने हैं रिक्रिएशनरी और रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट, ये कौन से मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो ये सब इसमें आते हैं, द कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज एंड सर्वोदय। तो ये बनेंगे, इसका पार्ट बी आंसर बनेगा। उसके लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कॉल्ड एज अ बीकॉन लाइट ऑफ द रेवोल्यूशनरी। लेकिन ये रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल इन इंडिया जो पहले हुई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर बनेगा वो नक्सलबारी मूवमेंट बनेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन नक्सलबारी मूवमेंट जो है वो मुझे लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप भी चेक कीजिएगा, अगर यही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो बता दीजिएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा था 70। अब हम देखते हैं 71।
71 आपका कौन सा क्वेश्चन है? रिलेटिव डिप्राइवेशन मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब आपको रिलेटिवली लग रहा है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, ये सैमुअल स्टाफर ने ये टर्म दी थी, तो आप जब किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं किसी नेबर के साथ, तो उनके पास जो चीज़ें जो आपके पास नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, आपको थोड़ा डिप्राइव फील करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। ए परसीव्ड एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक, एडवांटेज क्या है इसमें? एडवांटेज तो है ही नहीं। An unperceived merit ends with all the comparison. An unperceived merit ends with the only one comparison. ठीक है, a perceived disadvantage, ठीक है, arising from some specific comparison। जब आप some specific comparison करते हैं तो मुझे लगता है इसका पार्ट डी आंसर बनेगा, ठीक है, तो इसके साथ हम पार्ट डी के साथ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो हु फर्स्टली यूज्ड द नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर था वर्ड, यानी नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टर्म्स को यूज करना, साइंस में आर्ट्स में उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो दलित जो टर्म थी ये किसने पहले यूज की थी? तो इसका पार्ट है फूले, ठीक है, तो फूले ने पहले टर्म यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, देखिए कहाँ कहाँ तक आपको जेंडर में जाना है, आपको LGBT भी पढ़ने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एल होता है लेस्बियन, जी होता है गे, और बी होता है बाइसेक्चुअल, ट्री होता है, टी होता है ट्रांससेक्चुअल, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये जेंडर में आपको यहाँ तक भी जाना है। इसके अभी भी चार, दो, तीन इसके अभी भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, और एक LGBT मूवमेंट हैव ऑफ्टन अडॉप्टेड अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। देखिए आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, जो LGBT वाले, यानी जो लेस्बियन है, गे हैं, बाइसेक्चुअल है, ट्रांसजेंडर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए, हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और साथ साथ इनको अलाउ किया जाए मैरिजेस में, ठीक है। तो ये मैरिजेस भी करना चाहते हैं, तो उनमें भी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, तो ये मूवमेंट स्टेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, हर किसी जगह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या केसेस कर रहे हैं। सो LGBT मूवमेंट है ऑफ्टन बीन अडॉप्टेड अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब लोग पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? वो इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? उनको पता है अगर हम इनको क्या देंगे, अगर हम मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स इनको बैन कर रहे हैं, इनको अलो नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इक्वालिटी, ये लोग चाहते हैं मैरिज का स्टेटस, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर हम इन लोगों को ये चीज़ें अलो करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द लोग जो रिलीजन को मानते हैं, तो वो लोग जो हैं वो पार्टी को टारगेट करेंगे। तो इनके साथ मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, समझा? इनके आइडेंटिटी की बेस पे पॉलिटिक्स हो रही है। दैट सी सेक्चुअल माइनॉरिटीज एज ए ग्रुप, ठीक है। अब इनको जो ये मूवमेंट से इनके साथ अडॉप्टेड काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है इनके साथ, यस। दैट सीज सेक्चुअल माइनॉरिटीज एज ए ग्रुप, इनको भी एज क्या, सेक्चुअल माइनॉरिटी ग्रुप देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है, यस, इसको हम यस कर देंगे। LGBT सोशल मूवमेंट दैट एडवोकेट फॉर द इक्वलाइजेशन, ये इक्वलाइज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्चुअल माइनॉरिटीज चाहते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमें इक्वलाइज कर दिया जाए, और उसके साथ साथ सेक्चुअल माइनॉरिटीज भी उनको क्या कंसिडर किया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट जो ट्रू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन बनेगी, तो मैं जाऊंगा पार्ट बी के साथ। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट बी। मंडल कमीशन आपको पता ही, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। तो चिपको मूवमेंट आपको पता ही है, फॉरेस्ट्स, क्योंकि उस टाइम उन्होंने नारा दिया था चिपको। चिपको मतलब पेड़ों के साथ चिपको, इनको काटने मत दो, ठीक है। जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, फॉरेस्ट्स को काटा जा रहा था, इन्होंने कहा चिपको, इनके साथ चिपको, इनको काटने मत दो। तो उसका मतलब ये डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 75। अब देखते हैं हम 76 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 जो था ये बहुत इजी था। ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसे बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो उसके साथ साथ वाइट रेवोल्यूशन आपको पता ही है, मिल्क और येलो रेवोल्यूशन होता है ऑयल सीड्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का सेकंड बनेगा, और सेकंड का थर्ड बनेगा, थर्ड का फोर्थ बनेगा, और फोर्थ का फर्स्ट बनेगा। तो इसका पार्ट बी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपको कहता है द टर्म सेक्युलर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर कब टर्म आई थी? तो 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 3 टर्म्स को ऐड किया था, ठीक है। चलिए, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन किसने कंसेप्ट दिया है? ये भी बहुत इजी कंसेप्ट था, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इलाबरेट, इसको इलाबरेट कर दीजिए। MADA का मतलब होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, ये जो लाया गया था
इसका मकसद था इकोनॉमिक असिस्टेंस देना, इकोनॉमिक असिस्टेंस देना किन लोगों को, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ट्राइबल पीपल। याद रखिएगा आज के बाद ये ट्राइबल पीपल हो सकता है ये नेक्स्ट में इस तरह से आ जाए, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है 80 का हम देख लेंगे, लैंड टू लैंड एंड विच लैंड ट्राइब्स हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है इसका आंसर बनेगा नेशनल रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी तो 2007, तो इसका पार्ट ए बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 80 और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बताया था, इन दोनों को आप चेक कीजिएगा खुद भी। तो इनमें अगर आपको लग रही है कोई अल्ट्रेशन है तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो फिर हम इसको नेक्स्ट में एलॉबरेट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। तो ये हो गया आज हमारा पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो वहाँ जाइए, वहाँ पार्ट 1, 2 और 3 मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आपके पास एक एनालिसिस आएगी कि स्टडी किस तरह से करनी है और कहाँ तक स्टडी करनी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए, डेडिकेटेड रहिए, अपना 100% दीजिए, देन इट इज़ अप टू ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है। तो अपना जो हमारे पास जो आप लोग दे सकते हैं वो आप दे दीजिए, फिर रेस्ट इज़ अप टू ऑलमाइटी अल्लाह। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करिए और लाइक कीजिए प्लीज़।